लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात करी थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। इंट्रोडक्शन हुआ था बस कि होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं उस पर, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं उसके। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था? सपोज मान लीजिए आप कोई ये कंटेनर लेते हो, इसमें ए बी सी डी आपकी 4 गैसेस हैं जो अनरिएक्टिंग है। ठीक है, इन गैसेस का अगर हम देखें टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर होता है एडक्ट ऑफ pressures of individual gases if these are taken alone। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे ये कंटेनर था, इसमें ये हमने 4 गैसेस ले ली, तो बोल रहे हैं कि इस पूरे कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा पी टोटल, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी प्लस प्रेशर ऑफ डी। अब मान लो इसमें इस कंटेनर में हम केवल ए लेते तो ए कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होता, अगर हम कंटेनर में बी लेते केवल तो बी कितना क्रिएट कर रहा होता, अगर सी लेते तो सी कितना अकेले क्रिएट कर रहा होता, और डी लेते तो अकेले वो कितना क्रिएट कर रहा होता। उनका अगर सबका एडक्ट हम ले लें तो वो आता है इस कंटेनर का टोटल प्रेशर। और ये जो इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर है, इसको एक नया टर्म दिया जाता है, बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। क्लियर है इतनी बात? प्रेशर exerted by a gas if it is alone। अगर ये अकेले होती तो कितना प्रेशर क्रिएट करती, उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब अगर हम बात करें कि पार्शियल प्रेशर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे किसी गैस का, अगर हमें टोटल प्रेशर पता है, इन गैसेस के मोल्स पता है, तो हम लोग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कैसे करेंगे? किसी गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, सपोज आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट करना है, जिसको हमने नाम दिया पी ए, तो हम देखते हैं कि ए के कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, जो भी आपका टोटल प्रेशर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ए के मोल्स को हम Na लिखें और बाकी सबके मोल्स को Nb Nc लिखते हैं, तो टोटल सबका एडक्ट हो जाएगा ना। टोटल प्रेशर को अगर Pt लिख दो तो Pa कितना आ गया आपका, ये आ गया। यहां तक बात क्लियर है कि अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं किसी कंटेनर में जो अनरिएक्टिंग है, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, तो उसमें से अगर किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए और पूरे कंटेनर का अगर टोटल प्रेशर आपके पास है और उन गैसेस के मोल्स अगर आपको मालूम है, तो आप उस गैस का जिसका पीए चाहिए उसके मोल्स ले लीजिए और नीचे डिवाइड कर दीजिए टोटल मोल्स से, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कर दीजिए, तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। और इसको किसी का अगर मोल पता है और टोटल मोल्स पता है, उनको अगर रेशियो हम निकालते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं एक्स से। एक्स से होता है आपका मोल फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है ना हम।
यस और नो? क्लियर है बात इतनी? आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज एक डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ आपको, वो डाल्टन लॉ को शो करने के लिए। मान लो ये कोई कंटेनर है सपोज, इसमें कोई गैस भरा हुआ है, गैस ए। ठीक है, यहां से हम कनेक्ट करते हैं किसी पाइप को। अब यहां पे जो प्रेशर देखा जा रहा है, ये प्रेशर मान लो यहाँ पे आता है तुम्हारा, यहाँ पे ले लेते हैं इस पॉइंट पे। इस लेवल से ये लेवल तक का अगर देखें हम, तो ये प्रेशर है पी ए। ठीक है, यहाँ तक कॉलम चढ़ता है मतलब। अब मान लो इसी तरीके का एक दूसरा कंटेनर ले लें, उसमें भी यही सिस्टम है, सेम टू सेम आपका। ये पी ए की वैल्यू मान लो दी हुई है 0.3 बार। यहाँ पे भी इसी तरीके से ये प्रेशर क्रिएट होगा। ये प्रेशर मान लो यहाँ तक जाता है पी बी। ठीक है, पी बी की वैल्यू दी हुई है 0.45 बार। ये गैस बी है कोई। अब हम क्या करें, कोई और कंटेनर ले लें। अब इसमें दोनों गैसेस भर देते हैं। दोनों को फिल कर दिया हमने। अब देखते हैं इसके कॉलम की ऊंचाई कहाँ तक जाती है, कहाँ तक ये प्रेशर को मेजर करता है। तो अब जो नया प्रेशर आता है ना, वो हम देखते हैं यहाँ पे जब मेजर करते हैं हम, तो ये जो प्रेशर आता है वो आता है पी ए प्लस पी बी। मतलब जब केवल गैस ए थी तो प्रेशर पी ए क्रिएट हो रहा था, जब गैस पी बी थी तो पी बी क्रिएट हो रहा था, और जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो पी ए प्लस पी बी क्रिएट होने लगा। इसका मतलब जब दो गैसेस को मिक्स किया जाता है, जब दो गैसेस एक दूसरे के साथ होती हैं, तो टोटल प्रेशर वही होता है जो उनका इंडिविजुअल प्रेशर। अगर वो अकेले हों तो जितना इंडिविजुअल प्रेशर है, अगर उनको ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर भी वही आता है। क्लियर हुई बात? डाल्टन का लॉ एकदम सिंपल, प्रेशर में क्या कर रहा है, एकदम सिंपल एडिशन कर रहा है ना। जैसे मान लो एकदम सिंपल सी चीज़, कोई बास्केट है, इसमें आपने रख दिए 2 एप्पल रख दिए। ठीक है, सीधा सीधा ऐड हो रहा है। यहाँ पे दूसरी बास्केट में 3 एप्पल रख दिए, अब तीनों को मिक्स कर दिया ये तीसरी बास्केट में दोनों को, तो 5 एप्पल ही तो हो जाएंगे। एप्पल का नंबर बढ़ेगा क्या? ठीक है, ये इस बास्केट के अकेले थे 2 एप्पल, यहाँ पे 3 थे, अब टोटल जब कर दिया तो 5 हो गया। सिंपल एडिशन हो रहा है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सिंपल ऐड हो जाता है। यही है आपका डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का रूल। क्लियर? कुछ खास बात नहीं है इसमें, बस आपको क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। और दूसरा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी आपको सेम रखना है। दोनों चीजें सेम रखोगे तो ये लॉ फॉलो होगा। मतलब टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी।
और किसी एक गैस का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालो और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपको वैल्यू दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम लोग कर लेंगे। क्लियर? अब देखो एक हम लोग चीज देखते हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है इसमें, बोलते हैं एक्वस टेंशन। कुछ कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस में भी एक्वस टेंशन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ खास बात नहीं है। देखो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं जिसमें गैस को लिक्विड के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। सम एक्सपेरिमेंट्स आर देयर in which gases are collected over water। मतलब कोई गैस आपको बनाई जा रही है और वो गैस किसके ऊपर, वाटर के ऊपर कलेक्ट की जा रही है, हल्की है मान लो, तो उसको वाटर के ऊपर हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन है क्या? देखो रिलेटेड है प्रेशर से। एक सिस्टम बताती हूँ आपको, एक एग्जांपल, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर था, इसमें हमने कोई ये टेस्ट ट्यूब काइंड ऑफ ऐसे रिवर्स रखा हुआ है। किसी प्रोसेस से मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन रही है। ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। कोई यहाँ पे प्रोसेस हमने किया, ऑक्सीजन गैस बनी। ऑक्सीजन को हमको वाटर के ऊपर कलेक्ट करना है, यहाँ पे वाटर फिल है। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे कुछ बबल्स दिखाई देंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये वाटर के ऊपर से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है, ये ऑक्सीजन गैस। क्लियर है बात? अब इसका अगर सरफेस देखो, लिक्विड का सरफेस, तो ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा यहाँ पे। इतनी बात से सब लोग एग्री करते हैं? सरफेस पे क्या लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम लोग PATM बोल सकते हैं। प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक लगेगा उसको हमने नाम दे दिया PATM, सरफेस पे लगेगा। अब देखो यहाँ पे जब किसी भी गैस को किसी लिक्विड के ऊपर कलेक्ट करते हैं ना हम लोग, तो ये जब गैस इधर से जाएगी ना, तो यहाँ पे जो बबल्स इकट्ठा होंगे, जो यहाँ पे गैस इकट्ठा होगी, यहाँ पे कलेक्ट जो होगी, उसमें केवल ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, उसमें ये वाटर भी तो कुछ वेपराइज होगा। वेपराइजेशन हमेशा होता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वेपराइजेशन कोई टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे वाटर भी कुछ वेपराइज हो सकता है। तो यहाँ पे जो गैस कलेक्ट होगी ना, वो केवल ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा और वाटर वेपर भी होगा। क्लियर है बात इतनी? यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था लिक्विड के सरफेस पे। यहाँ पे ये जो रिवर्स यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर वेपर दोनों कलेक्ट होंगे। इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, बट यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो भी आपके बबल्स हैं, वो उसमें ऑक्सीजन भी होगा, उसमें वाटर वेपर भी होगा। ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर है, प्रेशर अगर ऑक्सीजन का हम बोले PO2 हम मान लें, और अगर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर हम बोले, इसको हम PH2O, भाई वाटर वेपर मतलब H2O का गैसियस फॉर्म ही तो हुआ, PH2O मान लें उसको। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा मैथमेटिकली देखा गया कि PATM इज इक्वल टू होता है PO2 प्लस PH2। और ये जो PH2O है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर
is known as aqueous टेंशन। मतलब ऐसे केसेस में जो वाटर वेपर पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेगी उसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्लियर है बात? तो अगर आपको एक्वस टेंशन निकालना है, PH2O निकालना है, तो क्या आ जाएगा? PH2 अगर निकालना है तो PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस PO2 हो जाएगा। क्लियर है बात? बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ज़्यादा आपके काम नहीं आने वाला। हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आ जाए नहीं आ जाए, बट आपको टर्म ये पता होना चाहिए कि एक्वस टेंशन होता क्या है और कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। एक्वस का मतलब वाटर होता है, टेंशन का मतलब प्रेशर की बात हो रही। तो एक्वस टेंशन कब होगा? जब किसी गैस को हम लिक्विड के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो वो गैस उस कॉलम में ऊपर की तरफ केवल गैस ही नहीं कलेक्ट होती, उसके साथ वाटर वेपर भी कलेक्ट होता है, और वो वाटर वेपर जो प्रेशर क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। और अगर वो हमें निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से उस गैस के प्रेशर को माइनस कर देते हैं तो एक्वस टेंशन निकल जाता है। ओके, अब देखो एक्वस टेंशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका 135 ml of a gas is collected over water at 25 degrees centigrade and 0.993 bar if the gas weighs 0.160 gram and aqueous tension at 25 degrees centigrade is 0.0317. Calculate मोलर मास ऑफ गैस। गैस का मोलर मास निकालना है आपको। क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दिया हुआ है, ये भी बार में होगा। ठीक है, तो देखो बोल क्या रहे हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग। 135 ml ऑफ अ गैस, किसी गैस का 135 ml है, मतलब उसका वॉल्यूम कितना है? 135 ml। ये गैस का वॉल्यूम। टेम्परेचर दिया हुआ है इन्होंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो गैस का वॉल्यूम है, इसका जो प्रेशर दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? वो दे रहे हैं आपका 0.993 बार। एक्वस टेंशन दे दिया इन्होंने 0.0317 बार। अब गैस का आपको निकालना है मोलर मास, और गैस का मास भी दे रखा है इन्होंने। गैस का मास भी गिवन है 0.16 ग्राम। कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? देखो ये जो प्रेशर दिया है ये गैस का प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर बता रहे हैं ये कि इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब P टोटल इतना है।
सबको आवाज आ रही है मेरी? देखो, आपको पी टोटल दिया हुआ है, एक्वस टेंशन दिया हुआ है, तो आप गैस का प्रेशर निकाल सकते हो क्या? पी टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस एक्वस टेंशन। पी टोटल आपका दे रखा है कितना? 0.993 बार। और प्रेशर ऑफ गैस आपको निकालना है। एक्वस टेंशन दिया हुआ है 0.0317 बार। तो पी गैस यहां से हम निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपका 0.9613 बार। ये गैस का प्रेशर आ गया। अब गैस का अगर प्रेशर आ गया और गैस का आपके पास मास है, वॉल्यूम है, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं क्या? मोलर मास। कोई तरीका है हमारे पास? बताइए। कल हम लोगों ने बात करी थी, एक रिलेशन पढ़ा था लास्ट टर्न पे, प्रेशर और उसमें डेंसिटी में। याद है किसी को? ये रिलेशन पढ़ा था हमने, D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, या P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम। इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे, देखो कैसे। प्रेशर ऑफ गैस आ गया तो P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम को यूज करते हैं। गैस का प्रेशर है 0.9613 बार। आर लीटर एटीएम में ले लेते हैं, या इसको चेंज करेंगे? अभी प्रेशर को रुको, प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा, पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं। गैस की अगर डेंसिटी आपको निकालनी है तो मास इज इक्वल टू होता है V इंटू डी, तो D इज इक्वल टू M बाई डी वी हो जाएगा। क्वेश्चन में मास दिया हुआ है आपका 0.16 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है 135 ml। यहां से निकल जाएगी डेंसिटी। ग्राम पर ml में, यस और नो? और अगर इसको हम केजी पर मीटर क्यूब में निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? डेंसिटी को कन्वर्ट कैसे करेंगे? कौन बताएगा? यूनिट कन्वर्जन पढ़ा होगा ना आपने। ये ग्राम पर ml में है, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें आपके केजी पर मीटर क्यूब में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे करेंगे? किसी को कन्वर्जन का इसका तरीका आता है, नहीं आता है? बताओ तो, यस नो। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हेमांग, यूनिट एंड डायमेंशन में बताया गया?
यूनिट कन्वर्जन। हेमांग आप लोग को विधि। हाँ, ग्राम पर एमएल को कैसे कन्वर्ट करेंगे केजी पर मीटर क्यूब में? केजी पर मीटर क्यूब में। वन ग्राम पर एमएल इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। पक्का? हाँ भाई, शायद नहीं, एकदम पक्का बताओ। चेंज कर रहे हैं ना ये 0.16/135। गूगल बाबा से देखो भाई कन्वर्जन। ये वैसे तो यूनिट एंड डायमेंशन से निकाल सकते हो आप लोग, लेकिन अगर याद रहे तो ज़्यादा अच्छा ना, वहाँ पे कन्वर्ट करने बैठेंगे नहीं ना। तो 1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे लगा देते हैं 10⁻³ आ जाएगा यहाँ पे। केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये केजी पर मीटर क्यूब में आ गया। अब ये जो बार है इसको अगर हम लोग पास्कल में कन्वर्ट कर लें तो अपनी बात बन जाएगी, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले तो हम सारे कन्वर्जन हमें पता चल जाएंगे। हमें मोलर मास निकालना है, DRT/P कर दें। P ऑफ गैस पता है, पास्कल में रख लो। डेंसिटी यहाँ पे आ गई आपकी। R की वैल्यू आप 8.31 रखो। क्योंकि MKS में 8.314 आपको बताया है। टेम्परेचर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 प्लस करोगे तो 298 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर किस में रखना है? पास्कल में। ये वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब पास्कल और बार का भी कन्वर्जन आना चाहिए। अब देखो, कभी कभी इसी क्वेश्चन में जैसे हमने बोला ये एक्वस टेंशन है, जो वाटर वेपर का जो है ना प्रेशर, जो वाटर वेपर क्रिएट कर रहा है उसको हमने एक्वस टेंशन बोला। कभी कभी प्रेशर ऑफ ड्राई गैस बोल देते हैं। ये जो प्रेशर ऑफ गैस है ना, जब एक्वस टेंशन, जब वाटर नहीं होता तो कितनी गैस का प्रेशर होता, इसी को हम प्रेशर ऑफ ड्राई गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी इसको भी यूज करवा के क्वेश्चन निकलवा सकते हैं आपसे। ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, एक्वस टेंशन क्या है, ये क्या। अब देखो, एक 11th-12th में तो नहीं है लेकिन जेई में है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या होता है? देखो, डिफ्यूजन सुना है आप लोगों ने? डिफ्यूजन क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताइए। मिक्सिंग, ठीक है, कह सकते हैं, सही बात है। डिफ्यूज होने का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का मतलब यह है कि स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप हो गया, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बचपन से बताया जाता है कि ये एक रूम है,
यहाँ पे हमने कोई इसके कॉर्नर पे क्या किया, परफ्यूम बॉटल ओपन कर दी, लिड ओपन कर दिया। तो अभी तो परफ्यूम केवल अंदर यहाँ पे थे पार्टिकल्स बॉटल के अंदर, तो यहाँ पे उसका हाई कंसंट्रेशन था। जब आपने लिड ओपन कर दिया तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो पार्टिकल्स हाई से लो की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पे नहीं है वहाँ तो लो है ना पहले। भाई परफ्यूम पहले इस कॉर्नर पे तो था नहीं, वहाँ पे तो कंसंट्रेशन जीरो था। यहाँ पे था तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई थी। अब आपने लिड ओपन कर दिया तो ये धीरे 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 पार्टिकल्स डिफ्यूज होने लगे, तो पूरे रूम में फैल गए। तो हाई टू लो जाने लगे, कोई फोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, लिड ओपन करके बस छोड़ा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कभी कभी आप अपने घर में एंटर करो और अगर किचन आपका फ्रंट में है या कहीं पे भी है, कुछ अच्छा ऐसा आपको जिस फूड की स्मेल आप पहचानते हो, तो आप बाहर से ही बता देते हो आज घर पे ये बन रहा है। ठीक है, होता है ऐसा। या हो सकता है आपके साथ नहीं भी होता, और अभी बच्चे इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। पर कई बच्चे जिनका नोज सिस्टम थोड़ा तगड़ा होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है बेसिकली, डिफ्यूजन। जब मटेरियल के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अपने आप, कोई फोर्स नहीं लगाना है, कोई एनर्जी नहीं देनी है, अपने आप वो हाई टू लो जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। और आप कह सकते हो कि इसको अब यहाँ पे पहले एयर के पार्टिकल थे, अभी किसके पार्टिकल, परफ्यूम के पार्टिकल इसके साथ मिक्स हो गए ना। तो ये भी हो गया अपने आप जो मिक्सिंग हो गई, जिसमें कोई फोर्स नहीं लगाया, अपने आप पार्टिकल्स की मिक्सिंग हो गई, उसको भी आप क्या बोल सकते हो, डिफ्यूजन। तो ग्राहम ने बोला कि भाई ये जो डिफ्यूजन होता है ना, इसका रेट वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में बताया इन्होंने। इन्होंने बोला, ग्राहम ने रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, आर अगर हम बोले रेट को, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी बोला हमने या स्पीड बोली, तो हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यही तो बोलते हैं। जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड में वही स्पीड है। या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही बोलते हैं ना। क्लियर है इतनी बात, ये तो सबको पता होगा, यस और नो। ये बात क्या है, कोई यस नो कोई कुछ कर नहीं रहा है, मतलब मेरी आवाज नहीं जा रही, क्या चक्कर क्या है। और बाकी लोग, सब लोग फोन पे क्लास ले रहे हैं, फोन पे यस नो नहीं बोल सकते। अच्छा, और बाकी लोग किससे क्लास ले रहे हैं। तो तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है सारा। अरे मैं पूछ रही हूँ, स्पीड और वेलोसिटी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ये आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये पूछ रही हूँ बस। तो यही तो पूछ रही हूँ कि ये इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और कुछ थोड़ी पूछ रही हूँ, ऐसा नया कुछ थोड़ी, और नया भी पूछ रही हूँ, अगर आपको आता है आप बोलो, नहीं आता है मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बोलो। तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं यार नेटवर्क चला गया, क्या हो गया, तुम्हारे तो आवाज़ ही नहीं आ रही किसी की। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट का रेट निकाला। 1 सेकेंड में कुछ भी निकालते हैं तो उसको रेट ही बोलते हैं। या डिस्प्लेसमेंट का रेट हुआ उसको वेलोसिटी बोला, या डिस्टेंस का रेट हुआ उसको स्पीड बोला। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसका रेट। तो आपको अगर ये निकालना होता है वेलोसिटी, तो आप यही बोलते हो ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ऐसे ही तो निकालते हो, ds बाई dt।
यही करते हो ना, या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यही करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है, गैस है तो गैस का क्या होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पे अगर हम रेट की बात करें तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है, यही होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे था डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, ठीक है। ये होता है रेट, बेसिकली रेट क्या होता है ये बताना चाह रहे थे आपको। अब किसी भी गैस के डिफ्यूजन का रेट हमें पता चल गया। अब ग्राहम ने बताया क्या, ग्राहम ने ये नहीं बताया, ग्राहम ने बोला ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा। ये बोलते हैं कि अगर गैस के डिफ्यूजन का रेट आप लेते हो ना, तो वो उसके मास के रूट, मोलर मास के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या उसकी डेंसिटी के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये कोई रेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने दौड़ा दिया 70 kg के पर्सन को, और इसके बगल में एक दौड़ा दिया बिल्कुल हल्कू फल्कू 35 kg के पर्सन को, ठीक है। ये टारगेट अचीव करना है, मान लो 20 किलोमीटर का टारगेट अचीव करना है। ज़्यादा चांसेस क्या है, कौन जीतेगा, किसके ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं, पहले कौन पहुंचेगा, यस और नो, कौन पहुंचेगा पहले, हल्का वाला। ज़्यादा चांसेस यही है ना कि जो लाइट वेट है वो तेज़ भागेगा, है ना। अब खरगोश और उसकी वाली कहानी नहीं है। सिंपल वे में हम सोच रहे हैं, तो सिंपल वे में हम बोल रहे हैं जो लाइट वेट है वो तेज़ी से भागेगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो पहले पहुंच जाएगा, इसके ही चांसेस हैं। इसी तरीके से यहाँ पे गैसेस का भी होता है, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, जो भारी गैस होगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, वो धीरे धीरे डिफ्यूज होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है ना। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब मोलर मास ज़्यादा तो रेट कम। फिर इसी तरीके से डेंसिटी का भी मतलब हैवीनेस से ही होता है, तो डेंसिटी ज़्यादा तो रेट कम। क्लियर है बात। अब मान लो दो गैसेस हैं, उनको कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करते हैं, टू गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर आपको कंपेयर करना है, तो दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू, अगर R1 लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो √m1 पहले का मोलर मास, और R2 लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो √m2। अगर दोनों को कंबाइन कर दो, डिवाइड कर दो, R1/R2 कर दो, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाए तो इक्वल कर लो, तो यहाँ पे √m2/m1 आ जाएगा। R1 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, m1 है मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस, R2 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस, और m2 है मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस। क्लियर है बात। दो गैसेस को रिलेट भी ऐसे कर सकते हैं हम ग्राम्स लॉ से। यही सेम रिलेशन डेंसिटी में भी आता है। ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इसमें बस कुछ ऐसा खास आता नहीं है। d2/d1। ओके है।
क्वेश्चन कर लें इस पे रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखो क्वेश्चन है 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ SO2 डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पार्टीशन, टाइम बता दीजिएगा मेरे को, इन 60 सेकेंड। इस टाइम कौन आया? चिरायु। 20 डेसीमीटर क्यूब SO2 डिफ्यूज हो रही है एक पोरस पार्टीशन से 60 सेकेंड में, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 will diffuse under similar condition। सिमिलर कंडीशन का मतलब वॉल्यूम उस वॉल्यूम पूछ रहे हैं 60 सेकेंड में उसी पार्टीशन से, ठीक है। करें? आपको क्या पता है? आपको इतनी सी बात पता है कि R1/R2 होगा √of M2/M1। अगर यहाँ पे 1SO2 को मान लो और 2O2 को मान लो तो ये लिख सकते हो RSO2 रेट ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2। अब यहाँ पे ये 2 है तो M2 किसका मोलर मास हो जाएगा? मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2। ये इक्वेशन सबको क्लियर है? पहली गैस का रेट डिवाइडेड बाय दूसरी गैस का रेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दूसरी गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय पहली गैस का मोलर मास। इतना कर लिया आपने, ठीक। अब पहली गैस का अगर रेट हम निकालें तो रेट आपको निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? रेट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, बताया था। तो SO2 के लिए सब कुछ दिया हुआ है, तो SO2 का वॉल्यूम है 20 डेसीमीटर क्यूब और टाइम दिया हुआ 60 सेकेंड, तो ये 1/3 आ जाएगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है? SO2 का रेट आ गया, ठीक है। अब यहां से हम रेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों का मोलर मास तो हमें पता होता है ना, SO2 का मोलर मास और ऑक्सीजन का मोलर मास। मोलर मास ऑफ O2 निकाल लो, 16 + 16 32, और मोलर मास ऑफ SO2 निकाल लो, सल्फर का होता है 32, ये हो गया 16 + 16 तो 64 आ गया। तो दोनों के रेट का रेशियो आपका क्या होगा? इसका रेट आया था 1/3, इसका रेट निकालना है। इसका आ गया मोलर मास ऑक्सीजन का 32, SO2 का 64। कितना आ गया? ये आ गया 1/√2 आ गया। क्या कहते हैं? तो RO2 क्या आ जाएगा? RO2 को राइट में ले लेते हैं, √2 को इधर ले जाते हैं, √2/3 आ जाएगा RO2, ठीक है। अब ये तो रेट आया, इन्होंने बोला सेम कंडीशन में आप वॉल्यूम बताओ ऑक्सीजन का। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी ये निकालना है आपको। अब सेम कंडीशन है मतलब 60 सेकेंड में ही बात कर रहे हैं तो निकाल लेते हैं। रेट O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम O2 डिवाइडेड बाय टाइम। रेट O2 आया है आपका √2/3, वॉल्यूम निकालना है
टाइम है आपका वही, सेम कंडीशन है तो 60 सेकेंड ही लेंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा। 20√2 आ जाएगा आंसर। यस और नो? 20√2। अच्छा, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? हमारे हमारे पास जो आंसर है वो है 10√2 है। कहाँ गड़बड़ी हो गई? आप क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन, इसके आगे लिखा हुआ इन 30 सेकेंड। क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिख दिया था मैंने। 60 सेकेंड नहीं लेंगे, टाइम 30 सेकेंड, टाइम को चेंज कर दिया इन्होंने। तो टाइम 30 ले रहे हो तो अब तो वैल्यू आधी हो जाएगी ना। अगर आपने टाइम 30 ले लिया तो वैल्यू आधी हो जाएगी। अब हमने 30 ले लिया तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो ये 10√2 आ जाएगा। अब आप क्या सोच रहे थे हेमांग? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो आधा और ये क्यों नहीं हुआ पता है? सबको समझ आ रही है बात, आधा और ये क्यों नहीं हुआ? अगर ये सिम अगर ये रिलेशन सिंपल होता ना, ऐसे होता सपोज, रूट नहीं होता, तब सिंपल वे में हो जाता। हाँ, तब बात सिंपल हो जाती ना, जिस रेट से ये जा रहा है उसी रेट से ये भी जा रहा है। ठीक है, दोनों का मतलब दोनों का जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो सेम सेम हो गया ना, पावर 1 है। यहाँ पे अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आप देखो तो पावर चेंज हो गई है, देख पा रहे हैं सब लोग? सब मैथ्स के स्टूडेंट है, और इतनी मैथ्स तो आयुष को भी आती होगी, सभी को आती है कि भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। रूट को हम लोग 1/2 पावर लिखते हैं ना, रूट को आप 1/2 पावर भी लिख सकते हो। तो इधर तो पावर 1 है, इधर तो 1/2 है। दोनों चीज़ों की अगर पावर चेंज होती है तो एक को बढ़ाओगे घटाओगे तो जितना पहला घटेगा उतना ही सेम मैनर में दूसरा भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि पावर चेंज है। ओके है सबको? सोल्यूशन समझ आया? किसी को किसी पॉइंट पे नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन करके बताएंगे? दिया जाए? अच्छा, तो आप ने ये देखा क्या कि अगर हम लोग ये यूज़ करते हैं ग्राम्स लॉ में,
R1/R2 इज इक्वल टू हम √M2/M1 लिख सकते हैं। और इक्वेट अगर करें तो D2 बाई डेंसिटी का भी लिख सकते हैं, D2/D1। और रेट एग्जैक्टली क्या था, वॉल्यूम बाई टाइम था ना। अगर वॉल्यूम सेम हो जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम लिख सकते हो। तो रेट अगर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम सेम है, दो गैसेस ऐसी हैं जिनका वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट टाइम में सेम डिफ्यूज हो रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर वॉल्यूम सेम। यहाँ पे कर दो T2, यहाँ पे कर दो T1। ये पूरा फॉर्मूला याद रखेंगे ग्राहम्स लॉ के लिए, इससे अपनी बात सारी बन जाएगी। ठीक है। कल से आपके मॉर्निंग में क्लास रख दूं क्या, स्कूल स्कूल की छुट्टी है सबकी तो, हैं? रिधिमा, क्यों फिर छुट्टी खत्म, छुट्टी खत्म? क्या तुम लोग का विंटर ब्रेक नहीं चल रहा?